नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई उलझन, कोई परेशानी हो, कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हम अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर आप देख सकते हैं और उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो फ़ारूक साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले साइबर क्राइम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। साइबर क्राइम का वर्ड, साइबर क्राइम होता क्या है? हमारे नाज़रीन रोज़ सुनते होंगे इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा तफसील बताइए, उसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह कॉलर को शामिल करेंगे। आदमी साहब, साइबर क्राइम अपने आप में काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। साइबर क्राइम के बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आजकल जो मैं उन बातों पे रोशनी डालना चाहूँगा जो नॉर्मली आम इंसान को टच करती हैं, हम लोगों को। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो फिशिंग है। फिशिंग अटेम्प्ट होता है, उसके बाद इम्पर्सोनेशन होता है, यानी आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी कोई चुरा ले, वो इम्पर्सोनेट करे। और उसके अलावा साइबर क्राइम में ये होता है कि आपके बहुत सारी जो आपके थेफ्ट के बाद आपके उसमें बैंक्स में या आपके कार्ड्स में या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये होती है एक चीज़ें। तो दूसरी होती है जो आपके डेटा को हैक कर लिया जाता है, मालवेयर या वायरस वगैरह छोड़ के, और डेटा को हैक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे रैंसम मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। आप लोग अमूमन देखते रहते होंगे। तो हमारे यहाँ और उसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के रेगुलेशन को लेके है, ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऐसे मसलों में देखिए, कानून का एक फ्रेमवर्क तो है, पर अनफॉर्चुनेटली जितना लॉ डेवलप होना चाहिए, जिस हिसाब से पिछले 5-10 सालों में आईटी का रिवोल्यूशन आया है, वैसे भी लॉ डेवलप हुआ नहीं है। तो अभी भी हमारे पास एक पुराना एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और कुछ आईपीसी के सहारे इसके क्राइम्स चलते हैं, इस पे सजा मुकर्रर होती है, मुकदमा चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें खुद अवेयर होना। अगर आप खुद अवेयर हैं तो 99% चांसेस हैं कि आप कभी किसी भी फिशिंग के या आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार नहीं होंगे। नॉर्मली क्या है कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स में आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में डाउनलोड करने से पहले आप जान लें क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना, अपने इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज न करना, अपने पासवर्ड्स को डिस्क्लोज न करना। आजकल सारी चीज़ों में 2 लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी क्लियरेंस वो लेके चलना, वेरिफिकेशन। उसके बावजूद अगर कभी खुदा न खास्ता अगर आप में से कोई भी लोग इसके विक्टिम होते हैं तो उसके लिए फिर आपको तुरंत, अब काफ़ी बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि हर बड़े शहर में, ज़िलों में साइबर सेल एक अलग बना दी गई है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी उस पुलिस महकमे की। तो उस पर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन और साइबर क्राइम के लोगों को पकड़ना, जो क्रिमिनल्स है, बड़ा टफ काम है। क्योंकि होता क्या है कि आईपी एड्रेसेस चेंज करते रहते हैं, दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए हैं। तो छोटे छोटे मैटर्स के लिए तो एक्स्ट्राडिशन या ऐसी बातें तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेशंस हैं। तो इस पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेल्फ रेगुलेशन है। अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड हैं तो चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपके पास ऐसी चीजें आए। जी चलिए, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे दादा ससुरे को 16 एकड़ 8 गुंठे जमीन मिली थी, नामपल्ली वेमलवाड़ा। ठीक है। तो वो फिर मेरे ससुरे के नाम पे 1990 में हो गई। ससुरे से मेरे शोहर के नाम पे होना था। वहाँ के सरपंच लोग क्या करे, हम लोग भेज दिए बोल के डुप्लीकेट पेपर तैयार करके, व्हाइट पेपर पे तैयार करके उसके ऊपर कब्जे पे है, और हमारे पट्टा पासबुक भी हमारा ले लिए गवर्नमेंट, लेके देती बोल के बोले, देते आपको नया बुक देते, हमारे ऑफिस में नया बुक देते बोल के हमारे हस्बैंड से पट्टा पासबुक ले लिए। अभी हम लोग केस चल रहा क्रिमिनल कोर्ट में। तो वकील साहब वहाँ पे टाइम पे रुजू नहीं होता, केस डिसमिस हुआ तो केस फिर ओपन करने के लिए हम लोग क्या करें, केस को दोबारा ओपन करने के लिए क्या करना है आपको? चलिए, बिल्कुल बहन, आपको बिल्कुल बताया जाएगा आपको।
वो अगर वकील के ना पहुंचने से केस खारिज हो गया हो तो उसको डिसमिस इन डिफॉल्ट कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई मुकदमा किया है और अगर आप खुद उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे तो कोर्ट तो उसको खुद ब खुद चलाएगी नहीं, तो कोर्ट उसको डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देती है। अगर डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया है तो आपको रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आप नया लॉयर इंगेज करें और कोर्ट को आप सेटिस्फाई करें कि ये डिसमिस इन डिफॉल्ट जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें आपकी कोई इंटेंशनल गलती नहीं थी, मतलब यानी आपके लॉयर ने या कोऑर्डिनेट नहीं किया या आपसे कोई चीज चूक हो गई, तो आप कोर्ट को जो बिल्कुल सही बात है वो इत्तला दें। तो उसके बाद कोर्ट आपकी बात को कंसीडर करके और अगर कोर्ट को मेरिट लगेगा तो मुकदमे को रीस्टोर कर देगी। तो इसके लिए आपको रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है एक जगह पे, तो वो अभी मैंने अपने जो है रजिस्ट्री नहीं करवाया है। ठीक है। और सिर्फ एग्रीमेंट पे वो लेके रखा है, तो उससे मतलब अभी तो पैसा नहीं इसलिए नहीं करा रहे हैं। तो कब तक ऐसा मतलब चल सकता है? कुछ दिन तक रजिस्ट्री कराना। नहीं, फ्लैट कितने का, आपने कितना पेमेंट अब तक किया है? जी वो सस्ते में ही लिया हूँ, बहुत महंगा नहीं है। 5 लाख तक का है। 5 लाख तक का है। नहीं तो पेमेंट आपने कितना किया अब तक? पूरा कर दिया था। तो रजिस्ट्री क्यों नहीं, तो नहीं पूरा कर दिया तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? तो रजिस्ट्री का भी जैसे उसमें 1 लाख के ऊपर लगेगा रजिस्ट्री कराने में, तो उससे पैसा भी नहीं था मेरे पास। ओके, उसलिए नहीं करा रहे आप। चलिए ठीक है वकील साहब। तो उसमें जो है हमने एक भाड़ूत को रखा हुआ है, वो 2000-2500 भाड़ा दे रहे हैं। चलिए वही जानना था, कोई रिस्क तो नहीं है इसमें? चलिए बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, इनका सवाल अगर आपने समझ लिया हो तो उसका जवाब दे दी। जी सुन लिया मैंने। अब देखिए रिस्क तो है, और अगर आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे करके उनको दे दिए जिनसे आपने मकान खरीदा है, तो आप कैसे भी पैसे का जुगाड़ करके इंतजाम करके आप रजिस्ट्री भी करा लें। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि अगर 5 लाख रुपए की लैंड प्रॉपर्टी कॉस्ट है तो 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। आप मतलब या तो आपको सही नहीं बताया गया है। सर्किल वैल्यू से किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा से ज्यादा 10% या 9% के सर्किल के हिसाब से रजिस्ट्री कॉस्ट होती है। तो 1 लाख रुपए कैसे आ रहा है ये बात भी बहुत सोचने वाली है, आप इसको वेरीफाई करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करा सकते तो भी आपको एग्रीमेंट टू सेल कराना पड़ेगा कि आप रजिस्ट्री बाद में कराएंगे, भले आपने पैसे आप पोजीशन में हो, तो उसमें भी आपको स्टैंप ड्यूटी का इम्प्लीकेशन आएगा। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप उसको रजिस्ट्री करा के अपने नाम दाखिल खारिज करा लें, उससे ज़्यादा बेहतर कोई और चीज़ है नहीं, वरना आप रिस्क में रहेंगे अगर कोई भी परेशानी खुदा न खास्ता आती है तो। चलिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात करें, कौन कर रहे हैं? हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जायदाद का मसला है। तो जायदाद का मसला है, तो ये हमारे पिताजी जो थे ना, तो इंतकाल कर गए। उन्होंने जो 3 बेटियां, हम 5 भाई बहन है, 2 भाई है 3 बहन है, तो उन्होंने जो है ना प्रॉपर्टी में हिस्सा हमारे को देने वाले थे वालिद साहब, लेकिन हमारे भाई लोग नहीं देना चाह रहे। ठीक है। तो इसलिए क्या करना, वो घर है हमारे मम्मी का घर है, मम्मी हयात है अभी। तो घर किसके नाम है? मम्मी के नाम है कि वालिद साहब के नाम है? मम्मी के नाम है। मम्मी के नाम पर है। अब घर रह रहे तो घर वो थे, दोनों भाइयां उसमें रह रहे, अलग अलग हो गए दोनों जी। अब उन्होंने वहीं से रह रहे, मगर उन्होंने कैसा देना बोल रहे, हिस्सा नहीं देते बोल रहे हमारे भाई। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बंगाल से बोल रहे हैं। बंगाल से। जी भाई सवाल पूछिए अपना। जी पूछ रहा हूँ कि ये रिश्ता जो है मतलब ये हो गई है, कट गई, मतलब तो वो लोग मतलब लड़की वाले कोई लड़की वाले कोई रास्ता नहीं करता है। लड़का ही चाहता है कि लड़का ही चाहता है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि रिश्ता, एक लड़का लड़की से रिश्ता जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है। शादी हो चुकी थी, उसके बाद खत्म हुआ है। जी ठीक है। शादी। हाँ, तो उसके बाद जो है अब लड़की वाले मतलब बैठने नहीं चाह रही, कोई बात नहीं सुननी नहीं चाह रही, तो लड़का ही चाहता है कि हम इसको डिसमिस कर खत्म कर दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लड़का खत्म कर, आपने बोला रिश्ता खत्म हो चुका है,
जी जी तो लड़की वाले नहीं चाह रहे हैं? जी जी जी। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा जवाब दिया जाएगा। तो वकील साहब, दो सवाल है। एक बहन का हैदराबाद से जायदाद को लेकर था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो चाहते थे कि सारे बच्चों में तकसीम हो, लेकिन भाई नहीं देना चाह रहे हैं, क्या करना है इसके लिए? अब देखिए, अगर वालिद साहब की कोई वसीयत है तो, और उस वसीयत के बेसिस पे, क्योंकि अगर वसीयत है, वालिद साहब ये कि वसीयत करके गए हैं, तो वो तो प्रोबेट हो जाएगी। अगर वसीयत नहीं है, ज़बानी अंडरस्टैंडिंग थी, हिबा था, ओरल हिबा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरा मामला है। अब रही बात ये कि जहाँ तक मुझे बात समझ में आई बहन की, उनकी वालदा अभी हयात है माशाल्लाह, और तो वो डिवीज़न प्रॉपर्टी का लेकिन शायद भाई नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, बेहतर ये है कि अगर एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, फैमिली सेटलमेंट हो जाए, तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। वरना वालदा के पास तो अख्तियार है, वालदा तो अगर आज भी होगी, वालदा के नाम से अगर वो प्रॉपर्टी वालिद साहब के बाद आ गई है, तो वो आपको उसका वसीयत करके चली जाए, या आपको नाम उतना गिफ्ट डीड रजिस्टर करा लें। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, असल में होता है कि आज़मी साहब की फैमिली इनहेरिटेंस के मैटर बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कोई भी यूनिफॉर्म फार्मूला कहीं लग नहीं सकता। यूनिफॉर्म फार्मूला शेयर्स का तो है कि किसके कितने शेयर्स होंगे, लेकिन उसमें जो डायनेमिक्स हैं, जो फैक्चुअल डायनेमिक्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे मामलात में अगर वालदा भी तैयार है, और तो आप किसी अच्छे लॉयर से वहाँ कंसल्ट करें, जो दीवानी मामलों के वकील हों, सिविल लॉयर्स हों, और उनसे कोऑर्डिनेट करा कि या तो आप सेटलमेंट करा लें, या तो आप वसीयत करा लें, या तो आप गिफ्ट। ये डिपेंड करता है जी। चलिए, और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर उसके बावजूद, जब तक वालदा हयात में, अल्लाह ताला उनको लंबी हयात दे, उसके बावजूद अगर नहीं होता और कुछ नहीं होता, और वो वालदा जब भी दुनिया से रुखसत होती हैं, माफ कीजिएगा मुझे ये बातें कहनी पड़ती, क्योंकि लॉयर हूं, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप पार्टीशन का सूट फाइल कर सकती हैं, अपने जो आपके जो शरई हक है, जो आपके इनहेरिटेंस के जो हक हैं, उसको आप क्लेम कर सकती हैं। चलिए, बिल्कुल, कोई भी हतमी फैसला लेने से पहले, बिल्कुल कोई भी हतमी फैसला लेने से पहले वकील से राय जरूर ले लें। एक और सवाल था, बंगाल से एक भाई ने कॉल किया था रिश्ते के ताल्लुक से। जी, अब उसमें अगर वो ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदू हैं, किस मजहब के पे डिपेंड करता है, और अगर वो मुस्लिम्स हैं तो वो, अगर आप साथ नहीं रहना चाहते तो आपके पास प्रोसीडिंग्स हैं, आप तलाक की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये ख्याल रखिएगा। नहीं, उन्होंने ये सवाल किया था कि लड़का वो अलग रहना चाहता है, लेकिन लड़की वाले तैयार नहीं है, शरीयतन भी गुनाह है। तो आप कुछ बता रहे थे, ये इस जो बंगाल से हमारे भाई का कॉल आया था उस ताल्लुक से। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर वो साथ भी, तो भी तलाक की कार्रवाई करें, वो 3 महीने में होता है, अगर वो एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता तो। और तो कोई उसमें कोई और ऑप्शन है। अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी है या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी है, तो उसके कवानीन अलग हैं, वैसे आपको प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। वैसे कोशिश करें साथ रहें, साथ भी रह सकते, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। नहीं, तो आपको शादी के नहीं, भाई ने जो सवाल वो यही किया था कि लड़का साथ में नहीं रहना चाहता, लेकिन लड़की वाले छोड़ना नहीं चाह रहे, लड़की वाले साथ में रहना चाह रहे, या लड़की साथ में रहना चाह रही है। देखिए, ये शादी तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना आज़मी साहब, एक पक्ष नहीं रहना चाह रहा है तो वो जबरदस्ती तो आप करा नहीं सकते। जी। और मैं आजकल, बल्कि एक अच्छा सवाल है, मैं आपके व्यूअर्स को इस क्वेश्चन के सहारे कुछ बातें बताना चाहूंगा कि देखिए, घर वालों को भी ये चाहिए कभी भी ज्यादती या जबरदस्ती न करे किसी के साथ। अगर लड़का या लड़की अपने जो पार्टनर है उसके साथ नहीं रहना चाहते तो जबरदस्ती न करें। हमने देखा है कि ख़ास तौर से लड़कियों के साथ कि वो समाज के दबाव में, मुआशरे के प्रेशर में घर वाले विदा कर देते हैं, और वो जबकि लड़की वहाँ जाना नहीं चाहती है, और उसके बाद उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो शादी एक हो गई, शादी 2 हो गई, कोई इसमें कोई सोशल टैबू तो ये लोगों ने, हमने खामखा में बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जबरदस्ती न करें। अगर आप ये, क्योंकि देखिए ये म्यूचुअल टेम्परामेंट का मामला है। अगर मियाँ बीवी साथ एक भी नहीं रहना चाहता है तो फिर दूसरे के लिए भी रहना जो है वो मुनासिब और मुमकिन भी तो नहीं है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ग्रेटर नोएडा दादरी से बात कर रहे हैं। दादरी से, जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे हमारी घरवाली हैं और उनके
मायके में जो उनके भाई हैं जी, वो उनको ना तो कोई ईदी देते हैं, ना कोई शुभराती देते हैं। और इसी उस पे बात करनी थी कि जैसे उनका खानदानी जमीन है, तो उसमें क्या हमारी घरवाली भी कहती हैं कि हमारा भी हिस्सा है, तो उसमें क्या इनका हिस्सा बनता है उनकी जायदाद में? आपके ससुराल में जो जमीन है, आपके ससुर की जो जमीन है, उसमें आपकी अहलिया का हिस्सा बनता है कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं? जी जी। चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। वकील साहब देखिए, मैं भाई को बताऊं कि ईदी या बकरीदी या शुभराती देना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या कानूनी हक तो है नहीं, ये तो मोहब्बत खुशी से जाती है, बिल्कुल खुशी से देता है इंसान जाती है। जहां तक जायदाद में हिस्से की बात है, बिल्कुल अगर आपकी अहलिया का उनके वालिद की प्रॉपर्टी से बिल्कुल राइट है और उस राइट को आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वालिद साहब के वालिदा की जिंदगी के बाद, मतलब ये नहीं कि आपने उनके जीते हुए उनके हयात के दौर में आप क्लेम नहीं कर सकते, तो आपका बिल्कुल हक है और उसके लिए आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। जब ऐसी नौबत आती है, वो नहीं देते हैं, तो आप उसके लिए सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हैं अपनी कोर्ट में। वकील साहब एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगा, क्या वालिद अगर है तो क्या अपनी जिंदगी में बच्चों में बंटवारा कर सकते हैं अपनी जायदाद का, या उनके मरने के बाद ही वो बंटवारा होगा? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। नहीं, आपने बताया ना कि अहलिया जो है वो अगर चाहती हैं वालिद साहब के इंतकाल के बाद ही उनको हिस्सा मिलेगा, तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अमूमन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, बल्कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, सब लोगों को अपने जिंदगी के ही दो वक्त में बंटवारा बच्चों के बीच में जायदाद का कर देना चाहिए, फैमिली सेटलमेंट बना के और उसको रजिस्टर करा देना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी के बाद कोई झगड़ा, कोई फसाद ना हो। लेकिन वो राइट अगर वो जिंदगी में वालिद देना चाहे अपनी बेटी को, वो बिल्कुल दे सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसे। अपने बेटे को देना चाहे, लेकिन उसमें एक लिमिट है। ये नहीं कि आपने एक बच्चे को सारा दे दिया और एक को बिल्कुल ही आपने सड़क के किनारे कर दिया। जो आग कर देने की जो कार्रवाई है, डिसऑन करने की, आपने सुना होगा, वो बेसिकली हमारी जो इनहेरिटेंस लॉज उसमें वो एप्लीकेबल नहीं हो, कि लोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, लेकिन वो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो हक्कन और उसूलन ये बेहतर होता है अगर आप अपने जिंदगी के दौर में इस चीज को कर लें, ताकि आपकी वफात के बाद जब आप इस दुनिया से अलविदा लें, तो उस चीज को लेके जो आपकी उसके साथ एक शर, एक परेशानी या लोगों में झंझट और इन चीजों को आप उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते। एक चीज और जानना चाहूँ, वालिद को क्या ये हक है कि अगर उसके दो औलाद हैं या 3 औलाद हैं, वो अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम, अपने बच्चों के नाम नहीं करके अपनी जिंदगी में किसी और के नाम कर सकता है? क्या बच्चे उनके इंतकाल के बाद उस पर क्लेम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वसीयत की जितनी लिमिट है, वसीयत के लिमिट तक आप किसी को भी दे सकते हैं। सारी जायदाद उठा के आप नहीं दे, किसी को नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं, वरना होता क्या ना कि नॉर्मली इससे बड़ी परेशानी होती है, और हुआ भी है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते भी हैं। वसीयत की जो लिमिटेशन है उस तक आप निकल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपके दिमाग में भी कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे रास्त तौर पर बात कर सकते हैं और फ़ारूक साहब उसका जो भी कानूनी हल होगा वो बताएंगे। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए आप। जी अपना सर जी अपना सवाल पूछिए। कि हमारा एक परिवार ही में है, उनको तो हमारा बाल, तो उन्होंने हमको एक चेक दिया था। चेक में फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद हम लिख देंगे, और उसी बीच में चेक हमारा बाउंस हो गया। ठीक है, क्या उस पर 420 का केस हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी पूछ लेते हैं सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब, आपसे कुछ अपने बारे में मालूम करना था। जी बोलिए। प्रॉपर्टी के बारे में। जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी, ऐसा है कि हमारे अब्बू ने हमको कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, जिसमें खेती की जमीन भी है और बाग भी है आम के। ठीक है। और आज नहीं दी थी, बल्कि कहना चाहिए तो 50 साल पहले दी थी उन्होंने, हमारे नाम में कराई थी। ठीक है। और फिर हमारी शादी के बाद में वो हमको दे दिया, पोजीशन भी हमको मिल गया। अब अब्बू का जब से इंतकाल हुआ है, जब से हमारी अम्मी की नीयत खराब हो रही है, वो चाहती हैं कि इससे प्रॉपर्टी वापस ले ली जाए। प्रॉपर्टी फिलहाल आपके नाम है? प्रॉपर्टी हमारे नाम है, लेकिन हमें एक बात का डर है कि क्योंकि ये हमारे भाई वगैरह जो है वो साइन कराते रहते हैं पेपर पे हमारे हमसे, तो वो अगर एक दो बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने जो पेपर पर साइन कराया था, हमें कुछ डाउट ये हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो अब ये बताइए कि जो जैसे प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो ये क्या अंदर खाने अपने ट्रांसफर करा सकते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी को, सपोज अम्मी के नाम में करा दें? चलिए ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर हल होगा इसका बताया जाएगा। तो वकील साहब, एक सवाल भाई का था, पहले इनका जवाब ही देता हूँ। हाँ, पहले नहीं दे दीजिए। चलिए, देखिए, अगर जमीन के कागजात आपके नाम हैं और आप जमीन पर काबिज हैं, अगर आप काबिज नहीं हैं तो आप उस पर अपना कब्जा भी ले सकते हैं। और ये खदशा होना, ये दिल में वहम होना कि कोई फर्जी कागजात साइन करा के या उसके बुनियाद पे जमीन वो अपने नाम करा लें या किसी और के नाम पे करा दें, देखिए ये बिल्कुल रोल आउट नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस हम लोग रोज देखते रहते हैं जहाँ पे चीजें होती हैं। अच्छी बात यह कि आपको इसका अंदाजा हो चुका है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप जो कंसर्न सब रजिस्ट्रार है जहाँ पे ये प्रॉपर्टियों के कागज की कार्रवाई होती है, वहाँ पे एक आप एप्लीकेशन लगा दें और उनके जो सीनियर अफसर होते हैं वहाँ भी लगा दें, और कि भाई ये ज़मीन के कागजात, इस ज़मीन के मालिकाना हक मेरे नाम है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दें। और साथ में आप ये भी कहें कि इसमें मुझे ऐसा खदशा है कि कुछ लोग मुझे शायद इम्पर्सोनेट करके और रजिस्ट्री वगैरह कराना चाहें, तो ऐसी कोई कार्रवाई इस पर ज़रा ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो आप ये लगा दें और उस ज़मीन पर कब्जा ले लें। और फर्जीवाड़ा तो देखिए कोई भी कर सकता है, फर्जीवाड़ा कोई करेगा तो उसका कानून उसका तोड़ भी है जी। दूसरा जो सवाल था आजमी, ये चेक वाला, देखिए चेक बाउंसिंग एक अपने आप में एक स्पेशल ऑफेंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो चेक बाउंस कराने, अगर चेक बाउंस हो गया है तो आप उन पे 138 का मुकदमा करें। 400 BC का मुकदमा या कोई भी क्रिमिनल मुकदमा और चल सकता है अगर कोई और इंग्रेडिएंट्स 400 BC के भी हैं। तो अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वो मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि चूंकि आपके पास चेक बाउंसिंग का मैटर है, तो आप वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप उस अपने राइट को एग्जॉस्ट करें और उन पर नोटिस दें और उन पर मुकदमा फाइल करें जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, वालेकुम सलाम सर। सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई, या टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए।
मैं कर रहा हूँ सिमरन से बात सर। हाँ ठीक है, बोलिए, सवाल कीजिए अपना। सर मेरा नाम है सर बशीर अहमद। ठीक है सर, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि एक्चुअली मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। मेरा ये जो चाचा है उसका कोई बच्चा नहीं है, उसने शादी की थी, बच्चा वो नहीं हुआ, तो उसकी जो ये जमीन ज़राअत है वो किसको आएगी सर? ठीक है, उसने एक लड़का ऐसे रखा है, कोई बच्चा गोद लिया है? हाँ, कोई बच्चा गोद लिया है उन्होंने? गोद लिया है हाँ। चलिए, कोई बच्चा गोद लिया उन्होंने, क्या हम उसका हक रख सकते हैं या नहीं? चलिए ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। वकील साहब, एक रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, गालिबन 15 या 16 का, 2015 या 16 का ही है, शबनम हाशमी के केस में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, अगर उसका प्रॉपर अडॉप्शन हुआ है तो वो लेजिटिमेट उत्तराधिकारी, मतलब जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी इवन मुस्लिम। और अगर वो ऐसे रखा हुआ था और वो एडॉप्शन की जो कार्रवाई होती है वो नहीं थी, तो उसके और बहुत सारे पहलू हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। तो इस पे जब तक कि कंप्लीट फैक्चुअल मैट्रिक्स सामने न हो और पूरी उसकी इनके फैमिली हिस्ट्री ट्री की जानकारी न हो, उस पे एडवाइस करना ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम में बेहतर नहीं होगा। तो आप के लिए बेहतर ये कि आप ये सारी चीज़ों को लेके, मैंने आपको एक जजमेंट का रेफरेंस दे दिया है और उसके बेसिस पे आप अपने किसी अच्छे लोकल लॉयर से कंसल्ट करें और उनसे आप इस पर मशवरा करके आगे की कार्रवाई करें। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद। महाराष्ट्र, औरंगाबाद। जी, सवाल पूछिए अपना। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अपना सवाल पूछिए भाई। जी जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी जी, सवाल पूछिए। गालिबन जो है वो कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल गालिबन ये भी ड्रॉप हो गया। तो वकील साहब, अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर से जो भाई का कॉल आया था, चचा को लेकर उन्होंने जो फ़ोन किया था। एडॉप्शन का एक मामला अलग है, लेकिन अगर कोई किसी के चचा है, उनके कोई बच्चे नहीं है या कोई औलाद नहीं है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है तो वो उस पर किसका हक होगा, इस ताल्लुक से अगर बता सके तो। देखिए, इनहेरिटेंस के राइट मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये है कि अगर चचा बे औलाद चले गए और चची भी नहीं रही उनकी या पहले चली गई, असल में ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स डिपेंड करता है कंडीशन प्रेसिडेंट पे और कंडीशन सब्सिक्वेंट पे। तो नॉर्मली लोग मैंने देखा है क्या करते हैं कि वो एक ब्लैंकेट जो हमारा शेयर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसको लेके बैठ जाते हैं और उसके बेसिस पे एडवाइस कर देते हैं। वो गलत है। टेक्निकली वेरिएबल्स को देखना पड़ता है क्योंकि फैक्ट्स का फर्क है। अब प्लेन स्पीकिंग में क्या है कि चचा, अगर चचा और चची दोनों नहीं है और उनकी जो जायदाद है तो वो उनके जो उनके भाई के जो बच्चे हैं उनके पास चली जाएगी। पर ये देखना पड़ता है कि उन्होंने कोई वसीयत की हुई है, कोई हिबा किया हुआ है, कोई उनके ऊपर वो मकरूज चले गए हैं, कर्ज था उनके ऊपर। और वो कर्ज दो तरीके के हैं। एक तो ऑलरेडी आपने बैंक के लोन ले रखे हो तो वैसे ही प्रॉपर्टी कोलैटरल है। अगर वो वाले कोलैटरल वाली नहीं है, कोई जिसे हम लोग कहते हैं कि हाथ उधारी, अगर अपने खानदान में, दोस्तों में, एक्विटेंसेस में लोन लिया हुआ है तो उसकी पहले निकाली जाएगी। तो ये वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है कि क्या वेरिएबल्स हैं। इसलिए मैं इवन जो हमारे लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप इन चीज़ों पे एडवाइस करें तो वेरिएबल्स को ज़रूर सामने रखें, उसके बाद ही प्रॉपर उस मैट्रिक्स में चीज़ों को डालें जो फॉर्मूला है। वरना अगर आपने उस फॉर्मूले में रैंडमली डाल लिया बिना उसको समझे हुए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आगे और पीछे हैं और उसके बेसिस पे कोई डॉक्यूमेंटेशन हो भी गया, प्रॉपर्टी असाइन हो भी गई, तो बाद में वो मुसीबत है और वो एक पैंडोरा बॉक्स भानुमती का पिटारा खुल जाएगा लिटिगेशंस का। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? लातूर से। लातूर से। जी, सवाल पूछिए अपना।
एक घर है हमारे ससुरे मेरे नाम पे करे हुए हैं। हमारे ससुरे और शोहर भी थे। शोहर हमारे दूसरी शादी कर गए। 20 साल मेरे को 5 बच्चों के साथ में रही। फिर अभी ससुरे जिंदे रहता क्या करे उन्होंने मेरे नाम पे घर कर दिए। ठीक है। मेरे बेटे हमारे ऐसे काम करे कि है ऐसा काम कर दिए उन्होंने। वो मेरे नाम पे करे, बोले आगे बच्चों का ख्याल रखो और ये जायदाद आपके नाम पे कर तुम उनके करे। लेकिन हमारे शोहर आगे चल के उन्होंने दूसरी शादी कर ली उन्होंने। फिर उनको एक लड़का है एक लड़की है। फिर इस शोहर का भी इंतकाल हो गया। 2-3 साल हो गया उनका भी। अब ये जायदाद के बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ। तो इसमें सवाल क्या है? क्या वो जो उनके जो 2 बच्चे हैं उन पे उनको भी हक मिलेगा, ये जानना चाह रहे हैं या सवाल क्या है? मेरे को देखो 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। कर्जे में परेशानियों से मैं बच्चों की शादियां करी और 2 बेटा की शादियां भी करी मैं। अब मैं चाह रही हूँ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अभी उनको हक उनका भी है या नहीं है। हमारे शोहर को ऐसा करे, दूसरे बोले आपका है ये हक बोल के दिए थे मेरे को। अब आपसे जाना चाह रही हूँ। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। जी फारूक साहब। देखिए, ये अगर इनके ससुर साहब ने इनके नाम जायदाद कर दी थी, जैसा कि मुझे इनकी बात की इंपोर्ट से अंदाजा हुआ, अगर ससुर साहब ने अपने जिंदगी में इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दी तो इसमें जो उनके शौहर की दूसरी जो अहलिया थी उनके बच्चों का हक तो नहीं आएगा टेक्निकली। ठीक है। अब जो रजिस्ट्री की उसके या गिफ्ट किया या वसीयत के थ्रू आई, कैसे चीजें आई ये देखना पड़ेगा। वही मैंने अभी आपसे जो आपने जनरल सवाल पूछा था, मैट्रिक्स देखना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि इनके ससुर साहब अगर अब दुनिया में नहीं है और इनके हस्बैंड भी दुनिया में नहीं है तो ऑफ कोर्स जो इनके ससुर साहब की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसमें तो इनका भी हक होगा, उस वाले हिस्से को छोड़ के जिसकी खसूसी तौर पे ये रजिस्ट्री इनको करके चले गए। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है उसमें इनका भी हक होगा, इनके बच्चों का भी हक होगा और उनके बच्चों का भी हक होगा। इसलिए ऐसी चीजों पे मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारे डिटेल्स को लेके, जमीन के कागजात को लेके, कागजात इन सेंस जैसे इस केस में जो रजिस्ट्री हुई होगी या गिफ्ट डीड हुई होगी, उनको लेके किसी अच्छे लॉयर से मिलें जो आपके लोग, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही स्ट्रेटजी तय की जा सकती है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम भी लगातार इसीलिए बताते रहते हैं कि कोई भी आदमी फैसला लेने से पहले अपने वकील से मशवरा जरूर कर लें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी भाई सवाल पूछिए अपना। जी वकील साहब से सवाल पूछना था। हमारी एक बहू थी, वो किसी रिश्तेदार की शादी के बाद वहाँ मायके चले गई। फिर मायके चलने के बाद वो क्या चीज क्या थी? हाँ क्या चीज थी? बहू थी हमारी। बहू, ओके ठीक है। वो किसी रिश्तेदार से शादी पर चली गई, यहाँ से फिर मायके में ही रह गई। हम 10 बार 15 बार उनके घर गए, मैं गया, मेरा बेटा गया, कुछ रिश्तेदार हो गए, सरपंच साहब हो गए और कुछ पॉपुलर लोग भी भेजे, लेकिन उन्होंने भेजने से इनकार किया। तो क्या कोई रीजन बताया उन्होंने? उन्होंने रीजन बताया नहीं, हम नहीं इसको भेज सकते हैं। नहीं तो क्या कोई तकलीफ है उसको, किसी तरह कोई परेशानी है, कोई रीजन तो बताया होगा। पहले बता दिया हम, फिर उसके जब उसे कह दिया नहीं हम इसको नहीं छोड़ा, हम इसको वहाँ से डाइवोर्स ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के जरिए आपको डाइवोर्स देंगे, लेकिन 10 महीने हो गए गुजरने के बाद भी उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये पूछना कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट में? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चेन्नई से बात करती हूँ। हाँ सवाल पूछिए अपना। मेरे माँ के ऊपर 20 सेंट जगह है, तो मेरी माँ की इंतकाल हो गई है। 3 भाई 1 बहन है। मेरा बाप भी जिंदा है। ठीक है। बाप जिंदगी अभी वो हिसाबाती करे तो कैसा आएंगे सर? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल वकील साहब, पहले हमारे भाई ने जो कश्मीर से सवाल किया था उसका अगर जवाब दे दे तो बेहतर है, फिर दूसरे सवाल की तरफ आएंगे। देखिए, अगर वो चली गई हैं और वो आना नहीं चाहती हैं तो प्रोविजन में एक तरह का कानून
तो टेक्निकली वो हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोविजन है, लेकिन उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स, तो सेक्शन 9 तो नहीं फाइल होगा मुस्लिम्स में, लेकिन उसी के एकिन प्रोविजन आई थिंक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में है, और उसके तहत पे रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स का मुकदमा फाइल कर दिया जाता है, जिसके तहत आप ये डिग्री मांगते हैं कोर्ट से कि वो आपके साथ आपके रहें। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि देखिए शादी ब्याह का जो मामला है ये इमोशनल अटैचमेंट का मामला है। कोई आपके साथ अगर रहना नहीं चाहता तो आप कानून की सख्ती से उसको साथ कैसे रखवा लेंगे? कानून हर वक्त तो आपकी निगरानी कर नहीं सकता, तो वो और मुश्किलात बढ़ाने का काम है। देखिए इसीलिए तलाक का कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बन पा रही है या नहीं कोई रहना चाहता है या कोई सारी कोशिशों के बावजूद, तो खूबसूरती से चीजों को अलग कर लिया जाए। आप अगर जबरदस्ती करके लेके आएंगे भी और कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो आप भी परेशान, वो भी परेशान। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इसमें मुकदमेबाजी का सहारा न लेके अपने शहर के, गांव के, इलाके के जो मुताबिर लोग हैं, अच्छे जिम्मेदार जिनकी पैठ वहां भी और आपके पास भी हो, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके उसके कोई आपस में सुलहनामा बना ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। वरना अगर आप कोर्ट ही जाना चाहते हैं तो वही रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स का मुकदमा फाइल कर सकते, जो मैंने आपको पहले बताया। जी। दूसरा सवाल चेन्नई से था बहन का, वो सवाल में सुन नहीं पाया था। सवाल उनका ये था कि उनके वालिदा के पास 20 गुंठे जमीन है, उनका इंतकाल हो चुका है, वालिद साहब जिंदा है, 3 भाई और 1 बहन है, तो किस तरह से जायदाद का बंटवारा होगा? अब वो इस पे डिपेंड, यही असल में प्रॉपर्टी के मैटर में यही प्रॉब्लम आती है कि मैट्रिक्स को समझना बड़ा मुश्किल काम है। अब वो जमीन जो वालिदा की थी वो वालिदा ने इनहेरिट की थी अपने यानी इनके नाना से, या वो जमीन वालिद साहब ने इनके वालिदा के नाम पे खरीदी थी, या वो जमीन इनके वालिद साहब ने वालिदा को गिफ्ट की थी, राइट, या वालिदा ने अपने कोई अपने जराए भी थे कमाई के, इनकम के, उसके तहत खरीदी थी। तो ये चीजें जब तक हम मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे, जब तक कोई भी एडवाइस देना उसको और कॉम्प्लिकेट करना होगा सिचुएशन को। तो ऐसी चीजों पे मैं आपके व्यूअर्स को आपके शो के मीडियम से यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप अपने शहर के जो अच्छे दीवानी वकील हों, सिविल लॉयर हों, उनसे रास्ता कायम करें, अपने कागज दिखाएं, उनसे भी ऐसे सवाल न पूछें। मैंने आपको एक जनरल एनालिसिस में अभी इस सवाल का आपको जवाब दे दूं, चूंकि लेकिन आपका एक बड़ा दूर तक देखे जाने वाला प्रोग्राम है, इससे भी हमें भी फिक्र रहती है कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसका लोग गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लें, तो उसके बाद में वो किसी परेशानी में फंस जाए। भले हम उनको बहुत डिस्क्लेमर देते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी वजह से कोई परेशानी में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, सारी चीजों को लेके आप अपने लॉयर से मिलें, उनसे सलाह लें, उसके बेसिस पे। असल में होता क्या है ना, इसमें आगे साहब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जमीन मेरे नाम है, मतलब वालिदा के नाम पे थी जमीन वालिदा के नाम पे ही है, उसी से वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी जा रहे हैं। जमीन पे मकान बना हुआ है, जिस मकान में इनके 3 भाई और रहते हैं, राइट, आप कैसे खाली करोगे? और अगर ये उनके भाइयों ने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ये जमीन वालिद साहब के और ने ही अपनी अहलिया को गिफ्ट की थी, इसलिए हमारा भी इस पर राइट क्रिएट होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, इसका मैट्रिक्स में डालने के बाद ही इसका जवाब इवैल्यूएशन करना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। से जी बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी भाई, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैंने इसको डॉट के जरिए तलाक भेज दिया जी। तलाक मैंने अपनी बीवी से तलाक दिया डाक के जरिए। ठीक है। मैंने इसको 2 आदमी भेज दिए, उधर आ सकते नहीं, मतलब मैं उधर नहीं आऊंगा। अब मैंने उसको डाक के जरिए खुला दी। ठीक है। उन्होंने अब मेंटेनेंस किया, मेरा बच्चा है, मेंटेनेंस के लिए, और ये बोलता मैं बच्चा नहीं दे सकता। बच्चा किसके पास है? आपके पास है क्या बीवी के पास है? ये बीवी के पास ही है। हाँ, मतलब मैं
बोला मैं बच्चा नहीं दे सकता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल तो जवाब मैं दिए। उसको बीवी के पास। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉल हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो कश्मीर से बोल रहा हूँ जनाब। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि मेरे दो बेटे वो 3 बहनें। हाँ, मेरी बाप की जायदाद है। मेरी बाप की जायदाद है। बेटे मुझे अलग हिस्सा मांगते हैं और बहनें मुझे अलग हिस्सा मांगते हैं। क्या कानून और शरअ के मुताबिक इसका क्या हाल है? आप 2 बेटे हैं आपके? हेलो। हाँ नहीं, एक बार सवाल एक बार फिर से करिए। मैंने बताया साहब। सवाल एक बार फिर से करिए। हाँ हेलो। जी सवाल कीजिए भाई, सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। सवाल यह है कि मेरे बॉस की जायदाद अपनी है। मेरी अपने बाप की जायदाद है, लेकिन मेरे पास 2 बेटे हैं। ठीक है। 3 सिस्टर्स है। ठीक है। अच्छा, वो आप हिस्सा मुझे मांगते हैं। बेटे अलग हिस्सा मांगते हैं और बहनें अलग हिस्सा मांगते हैं। क्या बेटे ले सकते हैं मुझे ऐसा? तो बहनें ले सकते हैं, लेकिन बेटे जो मेरे अपने हैं क्या वो ले सकते हैं? बस ये कानून और शर्त के मुताबिक क्या है? चलिए ठीक है, बेहतर है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो पहले इनका जवाब। हाँ, पहले इनका ही दे देंगे। देखिए, आपकी बहन अगर आपसे हिस्सा मांग रही है और वो प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब की थी और वो आपके पास है आज की डेट में, तो बहनों का हिस्सा मांगना हर तरीके से जायज है। शरई भी जायज है और कानून पर भी जायज है। और बेहतर यह है कि आप उनको उनका हिस्सा दे दें, अनलेस ही कोई और सेटलमेंट नहीं है। तो जहां तक आपके बच्चों की बात है, आपकी अपनी औलादों की बात है, वो आपसे आपकी जिंदगी में आपसे हिस्सा नहीं मांग सकते। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सा बात। चलिए एक और सवाल था, बिल्कुल एक और सवाल था कश्मीर से ही, तलाक को लेकर एक और सवाल। जी, तलाक को लेकर ही सवाल था। तलाक का मामला ये है कि आपको 3 तलाक 3 महीने के दरमियान में देना है, और जिसमें आप रुजू भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको और ज्यादा ऑथेंटिक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई जगह आपने डाक से भेजा, उन्होंने रिफ्यूट कर दिया कि हमें नहीं मिला, तो आप कोर्ट से भी कर सकते हैं। कोर्ट के थ्रू भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। रही बात मेंटेनेंस की, 125 दफा 125 सीआरपीसी या डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत की, तो मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा। मेंटेनेंस आप कोर्ट तय करेगी। मेंटेनेंस आपके इनकम को देखते हुए कि आपकी इनकम क्या है, और उसके बेसिस पे कोर्ट तय करेगी। जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वो आपको मानना होगा। नंबर 2 आता है इंपॉर्टेंट, बच्चे की कस्टडी का। बच्चे की कस्टडी, छोटा बच्चा है तो वो माँ के पास ही रहेगा, और अगर आप बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं, किसी उसके ग्राउंड्स हैं, तो आपको उसके लिए एक अलग मुकदमा फाइल करना पड़ेगा। जी मेंटेनेंस इस ताल्लुक से कुछ अगर जानकारी दे सके तो। हाँ, मैंने बताया मेंटेनेंस का कि मेंटेनेंस वो दफा 125 सीआरपीसी में फाइल होता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस अगर फाइल होगा तो कोर्ट तय करती है। कोर्ट तय करेगा कब तक। ठीक, ओके, चलिए बिल्कुल। एक और कॉल हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मधुर जी यहाँ से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। वो कहना यह है कि एक जमीन जो है वो मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं बीवी को लिख दिया हूँ। अब अम्मा ये खत्म हो चुके हैं, तो अभी जो समाज वाले जो हैं वो उसको बंटवारा किए हैं, तो मेरे रजिस्टर्ड चीज को भी बंटवारा में दे दिए हैं और मेरे भाई बहनों के बीच बांट दिए हैं। क्या ये सही है? जबकि मैं वो बेला कलामी करके उनको अलग से लिख दिया हूँ। वकील साहब, अगर सवाल इनका समझ में आया तो इसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं समझ पाया, माफ कीजिएगा, सवाल ही समझ पाया। वही सब आवाज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी। एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल। मेरा नाम मुहिद्दीन है। जी मुहिद्दीन साहब, सवाल पूछिए अपना। मैंने अपने बीवी को सारा अपना लैंड, अपना हाउस दिया था, उसको लिख के बीवी को ये उसके नाम पर रखा। कुछ अरसे के बाद उसकी हुई डेथ। ठीक है।
मेरे 2-4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। ये किस तरह, अब अगर उसकी डेथ हो गई तो ये क्या, उसका क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। तो वकील साहब इसका मुख्तसर अगर जवाब दे सके तो, वक्त की कमी है। अगर मैं सवाल ये समझ पाया कि इन्होंने अपने जिंदगी में अपनी अहलिया की जिंदगी में जो जायदाद खरीदी वो उनके नाम पे ली, तो ऑफ कोर्स अगर अहलिया का इंतकाल हो गया तो वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इनके पास आने के बाद अपने बच्चों में वो बंटवारा जो भी करना है कर सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बहुत चलिए। कोई पेमेंट खड़ा होता है इनकी अहलिया के घर के तरफ से कुछ भी तब भी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी वो कोई इशू नहीं आएगा, मतलब बेसमझ से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। चलिए डॉक्टर फारूक खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो नाज़रीन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे इस प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।